नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं देहरादून से बड़ी खबर की। 24 घंटे से भी अधिक समय तक चले सियासी ड्रामे का नाटकीय अंत हो गया है। सीएम आवास में 5 घंटे तक चली मीटिंग और डिनर के बाद हरक सिंह खुश नजर आए। वहीं इसके बाद हरक सिंह सामने आए, सीएम को छोटा भाई बताया और कहा कि छोटे भाई के नेतृत्व में ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हरक सिंह रावत ने बताया कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए जारी होंगे। पहली किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपए जारी होंगे। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर मैं पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा था। त्रिवेंद्र रावत जब मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें त्रिवेंद्र रावत जी ने ये कहकर कि बिजनौर के लोगों को कोटद्वार मेडिकल कॉलेज में इलाज होगा, ये कह के उन्होंने टाल दिया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने कल भी कैबिनेट में इस मामले को उठाया, लेकिन जब मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैंने नाराज़गी व्यक्त करके मैं कैबिनेट छोड़ के चला गया। और बहुत मैं नाराज़ था ये सोच के कि मैंने एक बात कही कि भले ही मैं कोटद्वार से चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, ये एक अलग विषय है, लेकिन कोई भी चुनाव लड़े, हम जनता से जब वायदा करते हैं तो उसको पूरा होना चाहिए। और कोटद्वार में आज दूर मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया। मैं देहरादून से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन उसका फायदा जो कोविड में जितना फ़ायदा मैं सोचता हूँ, कोविड में जितना फ़ायदा देहरादून मेडिकल कॉलेज से लोगों को हुआ, मैं सोचता हूँ खुद आप सब मीडिया के लोग भी महसूस कर रहे होंगे। पुष्कर धामी भी एडमिट हुए कोटद्वार देहरादून मेडिकल कॉलेज में, और जिस दिन वो रिलीव हुए उस दिन मैं कोरोना से पीड़ित होकर मैं भी एडमिट हुआ। तो मैं निश्चित रूप से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि कोई मेडिकल कॉलेज एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, एक क्षेत्र के लिए नहीं होता है, 150 लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए नहीं होता है। वो पूरे मैं सोचता हूँ कि प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत उपयोगी होता है। और इसलिए मैं चाहता था कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बने, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज। सर आज क्या बात हुई? आज मुख्यमंत्री ने मुझसे वायदा आश्वासन दिया है और ये आज उन्होंने निर्णय लिया है कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उसके लिए 25 करोड़ रुपया धन सिंह जी भी थे, मदन कौशिक जी भी थे। ये निर्णय हुआ कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए प्रथम किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जाएगा और उस मेडिकल कॉलेज को प्रदेश सरकार प्राथमिकता से बनाएगी। तो निश्चित रूप से पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे उनसे आज से संबंध नहीं है, पुराने संबंध है, और मैं निश्चित रूप से मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। त्रिवेंद्र रावत के गड्ढे भर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। देखो, पुष्कर धामी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत लो प्रोफाइल वाले व्यक्ति, एक सिपाही के बेटे हैं और मैं भी एक सिपाही का बेटा हूँ। उनके अंदर भी घमंड नहीं है और मेरे आज से संबंध नहीं है। मेरे पिछले 30-35 सालों से पुष्कर धामी जब बच्चा था, उनकी शादी हुई, तभी मैं उनके साथ गया हूँ और मेरे उनसे संबंध है। आप सर मंत्री जी भावुक नजर आ रहे हैं काफी साफ। नहीं, मैं निश्चित रूप से पुष्कर भाई मेरा छोटा भाई है, उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। देहरादून से खबर है, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वो चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की बैठकें लेंगे और चुनाव की तैयारियों को परखेंगे। 30 दिसंबर को हल्द्वानी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियों की भी जानकारी लेंगे। वही बताया जा रहा है कि वो हरक सिंह मामले को लेकर संगठन और सरकार की नब्ज टटोलेंगे। तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। पीएम के दौरे की यहां पर जानकारी लेंगे जेपी नड्डा। आज जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। पीएम मोदी का हल्द्वानी का दौरा 30 तारीख को होना है, उससे पहले यहां पर जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा आज हो रहा है। चुनाव को लेकर कई बैठकें करेंगे और जिस तरीके से संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य की बात हो रही है, उन मसलों को लेकर के भी बैठक करेंगे और बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आज जेपी नड्डा का दौरा है उत्तराखंड का। तमाम जो कवायदें 2022 के मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सरकार के जो कामें हैं उनको लेकर के क्या रणनीति तैयार होगी और 2022 में किस तरीके की स्ट्रेटेजी पे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में काम करेगी। भारती सकलानी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है। भारती,
कितना महत्वपूर्ण है जेपी नड्डा का दौरा प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, और किस तरीके से तमाम विषयों को, तमाम मुद्दों को यहां पर भाजपा का संगठन और सरकार के लोग रखेंगे? संगठन को मजबूत करने के लिए टिप्स देकर जाएंगे जेपी नड्डा, ये कहा जा रहा है। आज नब्ज टटोलेंगे, किस तरीके से संगठन में काम चल रहा है, सरकार किस तरीके से चल रही है, ये भी परखने के लिए जेपी नड्डा जो है वो आ रहे हैं। सुबह 11 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद मधुबन होटल में मीटिंग होगी और वहां पर जो है किस तरीके से अभी पार्टी के अंदर संगठन काम कर रहा है, इसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियों को वो जांचा जाएगा। 2022 के लिए क्या तैयारी है उत्तराखंड में, ये वो देखेंगे। और पीएम मोदी के दौरे से पहले उनका ये दौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो है उनके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारी की गई है। पहले तस्वीरें वो भी मैं दिखा देती हूँ। पूरा भगवा में जो है वो सड़कें नजर आ रही हैं। अनुपम, जेपी नड्डा के बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरे शहर में अगर मैं बताऊँ आपको कि यही तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा हरक सिंह रावत मामले की अगर हम बात करें, उस पर भी यहाँ पर किस तरीके से जो सरकार है, अभी आपने देखा डैमेज कंट्रोल जो है पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी चला उत्तराखंड में, उस पर क्या कुछ अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है, ये भी जेपी नड्डा यहाँ पर टटोलेंगे। बहुत टाइट दौरा है उनका अनुपम, बहुत छोटा दौरा है, आज ही वो चले भी जाएंगे यहाँ पर। लेकिन इन तमाम आज के इस दौरे में ये चीज देखने को मिलेगी कि पार्टी किस तरीके से काम बिल्कुल, लेकिन पिछले 48 घंटे के अंदर उत्तराखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर मसले उठे, हरक सिंह रावत जिस तरीके से नाराज हुए, उसके बाद उनको मनाने के लिए कोशिशें चली। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सरकार के लिए और संगठन के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। ऐसे में जेपी नड्डा क्या इन सब चीजों का भी संज्ञान ले सकते हैं? बिल्कुल संज्ञान लेंगे, यहाँ पर जांचेंगे क्या कुछ चल रहा है फिलहाल, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, उस पर भी बातचीत होगी। हालांकि पहले ही अगर हम बात करें, दिल्ली में इसको लेकर बातचीत हो चुकी है, अमित शाह से बातचीत हो चुकी है हरक सिंह रावत की, लेकिन फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। और आज की मीटिंग में ये तमाम मुद्दे भी उठ सकते हैं। अनुपम, बिल्कुल भारतीय, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के नंदा नगर घाट के दौरे पर रहे, जहां सीएम धामी ने 57 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र के साथ ही उत्तराखंड में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में राज्य की न सिर्फ तस्वीर बदलेगी बल्कि उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा। उत्तराखंड में बीच उपस्थित बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, बच्चों का, सभी का एक रुझान है और सभी का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और सारे लोग जो विजय संकल्प यात्रा में हमको आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं, हम सभी के आभारी हैं। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम लोग विकास करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना 2025 में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के नंदानगर घाट पहुंचकर जोशीमठ नगर वासियों की पौराणिक मांग जोशीमठ को बदलने की घोषणा की। आपको बता दें कि आदिगुरु शंकराचार्य की भूमि का नाम अब ज्योतिर्मठ होगा, जिसके बाद साधु संतों और बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी ने सीएम के फैसले का स्वागत किया। वहीं श्रद्धालुओं ने भी नाम बदले जाने का स्वागत किया। सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने ज्योतिर्मठ नाम जोशीमठ का कर दिया है। वस्तुतः पौराणिक नाम ज्योतिर्मठ ही है। श्री ज्योतिर्मठ माओ वंदस गुरु श्री शंकर बंदे शंकर दिग्विजय। जितनी भी पुरानी प्राचीन चीजें हैं उनको देख के उनको आगे चलाते रहे, तो यहाँ का नाम जो सही नाम है वो ज्योतिर्मठ ही होना चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल शनिवार को रुड़की पहुंचे, जहां नारसन बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करते हुए कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी। अध्यक्ष जी और अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राहुल जी की प्रेरणा से ये बात कही
कि हम सब चुनाव के संघर्ष में, चुनाव की लड़ाई में हरीश रावत के साथ मिल करके काम करेंगे, उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे, उनके नेतृत्व में काम करेंगे। वहीं हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने हर की पैड़ी में गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन से पूर्व सीएम हरीश रावत की नाराजगी के बाद अब एक बार फिर उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि जैसे बीसीसीआई है वैसे ही एआईसीसी मालिक है, जो कि पार्टी के प्रभारी हैं और वो कोच भी हैं, लेकिन कप्तान भी अपना स्थान होता है। इन तीनों के बीच एक विश्वास और समझ का रिश्ता होना चाहिए। हालांकि मैंने जो भी कहा वो जीतने के लिए कहा, कभी पीड़ा व्यक्त करना भी पार्टी के लिए लाभदायक होता है। मालिक तो एआईसीसी है, लाइक बीसीसीआई। जो प्रभारी हैं वो कोच हैं, मगर जो प्लेइंग कैप्टन है उसकी भी अपनी पोजीशन है। तो तीनों के बीच में देयर शुड बी एक रिश्ता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस का और समझ का। और क्रॉस पर्पस के लिए खेलेंगे तो यू विल लूज द मैच। तो जो मैंने कहा वो मैच जीते हैं उसके लिए कहा। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद का लेटर वायरल हो रहा है। मंत्री ने आबकारी सचिव को ट्रांसफर के लिए सिफारिशी लेटर लिखा है। उधम सिंह नगर में तैनात सहायक आबकारी आयुक्त अशोक कुमार मिश्रा के ट्रांसफर के लिए यह पत्र लिखा गया है। मिश्रा का हरिद्वार ट्रांसफर चाहते थे मंत्री और 18 नवंबर को मंत्री ने इसके लिए आबकारी सचिव को लेटर लिखा था। अब इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। पत्र को लेकर सफाई देते हुए कहा गया कि रूटीन का काम है और किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी उनके पास अधिकारी का ट्रांसफर को लेकर आया होगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा काम है, अगर कोई चिट्ठी लिखवाने के लिए हम लोगों के पास आता है, ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये एक रूटीन का काम है, वो करना ना करना अलग बात है। अगर कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी मेरे पास आया होगा, उन्हें चिट्ठी अगर किसी अधिकारी के ट्रांसफ़र के लिए लिखवा दी, कोई ये बड़ी बात नहीं है। लोग कह रहे हैं महकमा नहीं है सर, मंत्री नहीं, हम कह सकते हैं हम मंत्री हैं प्रदेश के। हरिद्वार पुलिस ने वसीम रिजवी के बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 2 और लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। भड़काऊ भाषण देने की शिकायत पर 2 दिन पहले नगर कोतवाली पुलिस ने वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी पर 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अब पुलिस ने इसमें 2 नाम बढ़ाते हुए धर्म संसद में शामिल हुए धर्मदास और मां अन्नपूर्णा पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच करते हुए वीडियो के आधार पर 2 नाम बढ़ाए गए हैं। आगे और भी नाम मुकदमे में शामिल किए जा सकते हैं। जैसे ही पुलिस को कंप्लेन मिली थी, एफआईआर लॉन्च हो गया था। क्योंकि एफआईआर के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति नामजद थे, बाकी का स्कोप था। तो हमने इन्वेस्टिगेशन में हमारे आईओ ने वीडियो का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद 2 लोगों के नाम और बढ़े हैं। बाकी उसमें जैसे जैसे चीज़ें अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोसीजर होती जाएंगी, हम अपनी लीगल प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार में हुई धर्म संसद के बाद भले ही विवाद छिड़ गया है, लेकिन धर्म संसद आयोजित कराने वाले महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद के तेवर तल्ख दिख रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे यति नरसिम्हानंद ने कहा कि अब एक विश्व धर्म संसद आयोजित की जाएगी। नरसिम्हानंद ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी पर दर्ज हुए मुकदमे को भी गलत बताया। हरिद्वार में आयोजित हुई एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषणबाजी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने गलत ठहराया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रविंद्रपुरी ने कहा कि धर्म संसद में जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया वो गलत है। सभी को मर्यादित ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। आपको बता दें कि हरिद्वार में आयोजित हुए 3 दिवसीय धर्म संसद नाम के कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार में स्थानीय युवकों द्वारा हरियाणा के यात्री को पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय युवकों और हरियाणा के यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने यात्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लड़के एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।